ओके सो आज अपने क्लास नंबर 2 पे है इशू ऑफ शेयर्स अपना टॉपिक चल रहा था। लास्ट क्लास मैंने आपका सिलेबस का भी इंट्रोडक्शन पार्ट भी किया था और साथ ही साथ अपने एक चैप्टर भी स्टार्ट किए थे दैट इज इशू ऑफ शेयर्स। आज अपने उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या पहले सीखे थे और फिर उसके आगे का पढ़ाई भी करना है। तो लास्ट क्लास हमने आपको इंट्रोड्यूस किया था हाउ टू raise the fund, long-term fund through the capital market. Capital market were divided into two parts. One is the primary market and the second one is the secondary market. प्राइमरी मार्केट क्या है? प्राइमरी मार्केट होता है जब आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर कंपनी लेकर आती है और मार्केट से फंड रेस करती है थ्रू इशू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स। ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके थ्रू कंपनी जो है वो मार्केट से फंड रेस करती है, उसे अपने प्राइमरी मार्केट कहते हैं। प्राइमरी मार्केट में रिलेशन जो बनता है वो डायरेक्टली कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में बनता है। सेकेंडरी मार्केट में जो ट्रांजैक्शंस होता है दैट वर मेड बिटवीन द टू इन्वेस्टर्स। एक इन्वेस्टर जिसे लगता है कि ऑलरेडी प्राइस जो है वो ऑलरेडी बहुत राइज हो चुका है तो वो मार्केट में सेलर बन जाता है, और ऐसा दूसरा कोई आता है जिसे ऐसा लगता है कि प्राइस जो है वो ऑलरेडी बहुत इंक्रीज की तरफ है, तो उस केस में उसे ऐसा लगता है कि ये वैल्यूएबल बाई है तो वो वहाँ पर एज ए बायर खड़ा हो जाता है। तो बाई और सेल ट्रांजैक्शंस दो लोगों के बीच में होता है, जो दोनों इन्वेस्टर्स होते हैं उस ट्रांजैक्शंस में। जो स्टॉक मार्केट आप देखते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसमें जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उससे कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो रुपए कंपनी के कैश बॉक्स में या बैंक अकाउंट में जाता, बिल्कुल भी नहीं जाता है। वो कंपनी के अकाउंट में नहीं जाता है, वो एक इन्वेस्टर्स के पॉकेट से निकलकर दूसरे इन्वेस्टर्स के पॉकेट में चला जाता है, दैट्स इट। और उसमें कुछ भी नहीं है। हालांकि कंपनी को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना पड़ता है इन ऑर्डर टू हैव द लिक्विडिटी ऑफ द स्टॉक। लिक्विडिटी ऑफ द स्टॉक बोलने का मतलब क्या होता है कि कंपनी यदि पैसे ले और कभी रिटर्न ही ना करे तो nobody is going to invest, nobody were interested to invest into the company. So in order to कंपनी का ग्रोथ हो, कंपनी का पोटेंशियल बढ़े, इसके लिए कंपनी क्या करती है कि कंपनी में इन्वेस्टर्स आए, उसके लिए कंपनी क्या करती है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ये फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है कि वो चाहे तो कंपनी मतलब लिस्ट करा देती है और कंपनी जो लिस्टेड होती है उसकी ट्रेडिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज पर, और स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड मतलब होने से लिक्विडिटी अपने आप इंप्रूव हो जाता है। विद इन 3 वर्किंग डेज किसी भी पर्सन का रुपया इन कैश हो जाएगा, 3 वर्किंग डेज लग जाते हैं। ये फिर मैंने प्राइमरी मार्केट में आपको शेयर इशू करने का प्रोसेस बताया। सबसे पहले आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी वाइज रजिस्टर होता है, फिर सेबी, फिर स्टॉक एक्सचेंज, फिर मर्चेंट बैंकर अपॉइंट होता है। मर्चेंट बैंकर अंडरराइटर को अपॉइंट करता है, अंडरराइटर जो होता है वो अपॉइंट करता है ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स को। ब्रोकर्स जो होते हैं वो अल्टीमेटली एक ऑफर डॉक्यूमेंट जिसे रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस भी कहते हैं, इसके बिना आप किसी को भी शेयर इशू नहीं कर सकते हैं, पब्लिक ऑफर नहीं ला सकते हैं। तो वो रेड हेरिंग जो प्रॉस्पेक्टस होता है या रेड हेरिंग जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो अल्टीमेटली सेबी से पहले अप्रूव कराया हुआ रहता है। सो क्लियरेंस नोट मस्ट बी टेकन फ्रॉम द सेबी एंड दैट जो डॉक्यूमेंट्स है दैट वर गिवन टू द इन्वेस्टर्स और मतलब पोटेंशियल इन्वेस्टर्स एंड उन्हें इनवाइट किया जाता है कि आप कंपनी में ऑफर डालिए टू बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी, दैट मीन्स टू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। वो लोग कंपनी में क्या करते हैं फिर एप्लीकेशन लगाते हैं, एप्लीकेशन लगाकर फिर बोर्ड की मीटिंग होती है एंड बोर्ड मीटिंग के बाद या तो बोर्ड उसे एक्सेप्ट करता है तो वो शेयर होल्डर बन जाते हैं एंड देयर एप्लीकेंट स्टेटस उनका मेंबर का बन जाता है, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनको रिजेक्ट कर देता है, जिस जैसे आए वैसे ही चले जाते हैं, यानी एप्लीकेंट्स बनकर आए थे और एप्लीकेंट्स बनकर ही वापस हो जाते हैं। सो इट्स बेसिकली डिपेंड्स अपॉन कि किस तरीके से चीज़ों को मतलब ये पूरा आपका एक पिक्टोरियल फॉर्मेट है कि कैसे इशू होता है। फिर इससे वेरियस रिलेटेड रूल्स मैंने आपको आपके स्टडी मैट से ही बताया था। आपको मैंने बोला भी था कि आपको अपने स्टडी मैट से ही पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने स्टडी मैट से नहीं पढ़ेंगे तो आप जो उसका एमसीक्यूज पैटर्न क्वेश्चंस आएगा उसको आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। और देखा जाए तो 50% जो है आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है और 50% आपका प्रैक्टिकल है, यानी कि आप यदि ऊपर ऊपर करेंगे, केवल सम्स पे जोर लगाएंगे तो भी नहीं चलेगा, केवल थ्योरी करेंगे तो भी नहीं चलेगा, बिकॉज आपका सिलेबस इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको दोनों पे ही फोकस रखना पड़ेगा।
तो इससे बेटर क्या होगा कि आपके स्टडी मैट को यूज किया जाए पढ़ाने के लिए, इसलिए मैं अलग से कोई स्टडी मैट नहीं दे रहा हूँ, मैं आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट को यूज कर रहा हूँ और उसी को पूरा करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी के फीचर्स वगैरह की हम लोग बात कर लिए थे कि कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग द परपेचुअल सक्सेशन एंड अंडर द कॉमन सील, बेसिकली उनका सील जो है वो सिग्नेचर होता है। एंड कंपनी इज मैनेज्ड बाय द बीओडी मैनेजमेंट, जो कि सेग्रीगेट करता है किसको, कंपनी को और द मैनेजर्स को। सेग्रीगेट करने वाला कौन है, तो बोलते हैं सेग्रीगेट करने वाला जो है वो मैनेजमेंट होता है, दोनों को यानी शेयर होल्डर्स को और कंपनी को अलग करने वाला कौन, तो बीओडी। सो ये आपके उसके बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है। और फिर ये आपने पढ़ा था स्टैट्यूटरी बुक्स, मतलब कि लीगल बुक्स, जो कि आपसे 2-4 पूछ लेगा एग्जाम में कि गिव नेम ऑफ स्टैट्यूटरी बुक्स। यार कुछ भी तुम्हें जो ध्यान आए वो लिख लो ना, जो तुम्हें लगता है कि कंपनी में जरूरी होता है। मिनट बुक होता है जिसके अंदर में मीटिंग होता है, तो वो सारे पॉइंट्स लिखे जाते हैं कि क्या क्या मिनट डिस्कस हुआ मीटिंग के अंदर में, उसे मिनट बुक बोलते हैं। इसके अलावा स्टैट्यूटरी बुक्स में आपका क्या क्या आ जाएगा, उसकी बात इसमें आ जाता है डिवेंचर होल्डर्स बुक, यानी कि जो भी कंपनी को लोन दे रखे हैं, पब्लिक से जो कंपनी ने लोन उठाया उसका बुक होता है। शेयर होल्डर्स बुक होता है, ठीक है। एजीएम का बुक होता है। अल्टीमेटली ये सारे डिटेल्स जो होता है वो यहाँ पर आपका मेंटेन किया जाता है, ठीक है ना। कंपनी में जो डायरेक्टर्स हैं, क्या डायरेक्टर्स का कोई भी होल्डिंग है या नहीं है कंपनी में, यानी कि वेदर द डायरेक्टर्स आर हैविंग द शेयर्स ऑफ कंपनी और नॉट, ये सारी बातें यहाँ पर स्टैट्यूटरी बुक्स में आ जाता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर में मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग में क्या क्या इंक्लूड है। तो प्रॉफिट एंड आपका बैलेंस शीट है एज पर शेड्यूल 3, पीएल भी एज पर शेड्यूल 3 है। देन नोट्स टू अकाउंट्स है, जो चीज अपने पीएल और बैलेंस शीट में लेते हैं तो उससे रिलेटेड कि भाई ये चीज कहाँ से आया है वो फिगर बताने के लिए अपने क्या करते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स को यूज करते हैं। और फिर उसके अंदर में आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है, चेंजेस इन इक्विटी है। दीज आर द मतलब बोल सकते हैं कि अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ये एक कंपनी के लिए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है, इतना मेंटेन करना पड़ता है। आरओसी के पास इन सभी की डिस्क्रिप्शंस डालनी पड़ती है। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, लॉन्ग टर्म बोलने का मतलब है जब कंपनी को वेरी लॉन्ग टर्म फंड चाहिए होता है तभी वो इक्विटी को ऑप्ट करता है। वेरी लॉन्ग टर्म बोलने का मतलब है टू एक्वायर द लैंड, बहुत मतलब ऐसा कोई फंड जो कि मुझे रिटर्न नहीं करना है इन अ वेरी लॉन्ग पीरियड, तब जाकर कंपनी कोई लोन बर्डन में नहीं जाना चाहती, तब जाके कंपनी क्या करती है, इशू करती है। हमेशा देखा करो कि इक्विटी जब कंपनी इशू करती है तो ये देखना चाहिए कि कंपनी इक्विटी इशू कर रही है तो उसका पर्पस क्या है, वेदर टू फंड द टू एक्वायर द टू फंड द प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट और एक्वायर द लैंड, ये, और या तो हो सकता है कि टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल। तो ये डिपेंड करेगा कि किस पॉइंट पे इशू कर रही है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है। यू कैन नॉट जज कि केवल वर्किंग कैपिटल के लिए रेस कर रही है तो खराब हो गई और लैंड और बिल्डिंग एक्वायर्ड करने के लिए परचेस कर रही है तो अच्छी है। तो ये डिपेंड करता है, यू कैन नॉट से कि भाई इसी के बेसिस पर अपने बोल दें कि अच्छी है और खराब है, ठीक है। इसके बाद इशू ऑफ शेयर कैपिटल की बात अपने बताए थे कि आपका अल्टीमेटली शेयर कैपिटल में ऑथराइज कैपिटल होता है जो आरओसी के पास रजिस्टर कर लेते हैं, ठीक है। वो हो गया आपका रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल भी उसे कहते हैं, ठीक है। इशूड कैपिटल वो होता है जो कंपनी ने ऑफर किया पब्लिक में सब्सक्राइब करने के लिए थ्रू द ऑफर डॉक्यूमेंट्स। फिर तीसरा होता है आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जो पब्लिक ने अप्लाई कर दिया कंपनी में टू बिकम द शेयर होल्डर्स। सब्सक्राइब्ड के बाद होता है आपका कॉल्ड अप कैपिटल, जो कंपनी ने डिमांड किया कि भाई मुझे आप इतने रुपए अभी दे दो और कुछ पैसे बाद में देना, कुछ रुपए। तो जितना कंपनी मांग चुकी है, जितना डिमांड कर चुकी है, उसे अपने कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। और पेड अप कैपिटल होता है जितना कंपनी ने रिसीव कर लिया। भाई आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मांगने से ही सारा नहीं मिलता है, वो डिपेंड करता है कि कभी कभी मांगने से पूरा रुपया, कोई शेयर होल्डर्स की फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होती है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो पेमेंट मेरा पूरा नहीं आ पाता है, तो उसे अपने पेड अप कैपिटल का मतलब वही है जो रियलाइज्ड हो गया। फिर उसके बाद आपका इसके रिलेटेड मैंने बात बताया था कि रिटर्न ऑफ एप्लीकेशन मनी 15 दिनों के अंदर अंदर कर देना चाहिए फ्रॉम द क्लोज ऑफ द अलॉट, जो इशू है उसका क्लोज होने के 15 दिनों के अंदर आपका रिफंड हो जाना चाहिए यदि अलॉटमेंट नहीं हुआ तो। और यदि नहीं आप रिटर्न करते हैं तो विथ इंटरेस्ट, टुगेदर विथ इंटरेस्ट, वो भी 15% का ही रेट है पर एनम, उसके हिसाब से आपको रिटर्न करने पड़ेंगे, ठीक है।
और अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय कंपनी, तो यहाँ पर ये मैंने बोला था पढ़ लेना। कॉल ऑफ शेयर्स, 1 महीने का गैप मेंटेन किया जाता है 2 इंस्टॉलमेंट के बीच में। और फिर मैंने जर्नल एंट्रीज आपको लिख कर कराया था, याद करिए। जर्नल एंट्रीज में मैंने आपको बताया कि जनरल व्यू बताया था पहले कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में और कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या फ़र्क होता है। तो मैंने बताया सोल प्रोप्राइटर में कौन पूछता है, कौन रोकता है, कौन टोकता है, कोई भी आपको रोक टोक करने वाला नहीं है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में होता क्या है कि आप जब भी मन करे बिजनेस में कैपिटल डाल दीजिए, आपका जब भी मन करे बिजनेस से आप कैपिटल विड्रॉ कर लीजिए, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू। बट इन केस ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ये वहां पर तो फैक्टर होता है कि आपको रुपए क्या करने पड़ेंगे। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में आपको रुपए जो है वो अल्टीमेटली बीओडी के थ्रू यानी मैनेजमेंट के थ्रू ही कंपनी में रुपए लगते हैं और मैनेजमेंट के डिसीजन पे ही रुपए निकलते हैं। यानी अपने बोल सकते हैं कि वहां पर रेस्ट्रिक्शंस है, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। यही कारण है कि किसे मेंबर बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा, तो ये सारी बातें मैनेजमेंट डिसाइड करती है। तो इसलिए वहां पर थोड़ा अरंगा है, थोड़ा सा कठिनाई है, थोड़ा सा लीगल कंप्लायंसेस है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स के हिसाब से करना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई कंपनी में पहले एप्लीकेशन डालो, फिर मीटिंग होगी, मीटिंग होने के बाद अल्टीमेटली शेयर्स दिया जाएगा तो मेंबर बनेंगे, नहीं दिया गया तो मेंबरशिप उन्हें नहीं दिया गया तो उन्हें रिफंड कर दिया जाएगा। फिर उनसे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मांगा जाएगा, जब शेयर होल्डर से नया इंस्टॉलमेंट मांगेंगे तो उन्हें हम डेटर बनाएंगे। फिर उसके बाद जब उन्हें डेटर बना लिए तो फिर उनसे रिसीव करेंगे। फिर से हम उसके बाद वाला इंस्टॉलमेंट जब मांगेंगे तो उसे हम कॉल मनी बोलते हैं, शेयर कॉल करेंगे। हो सकता है हम कॉल भी 2-3 इंस्टॉलमेंट में ले, तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, जो भी है, जितना कॉल मांगे उतना कॉल का नाम लिखते जाइए। अंदर का फीलिंग यही है कि यहाँ पर कंपनी जो है वो अपने मेंबर से डिमांड कर रही है और उसे अलग अलग टाइम पर अलग अलग नाम से बोलते हैं। क्या फर्क पड़ता है कि एक बंदे का नाम कुछ भी हो सकता है, फुल नेम समरजीत है, उसे यदि कोई सैम बोल दे या समरजीत बोले, ये क्या फर्क पड़ता है, या सोमू बोल दे या सोनू बोल दे, बंदा तो वही है, अलग अलग जगह पर उसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपनी इज डिमांडिंग द मनी फ्रॉम होम फ्रॉम इट्स मेंबर। तो ये आपका सारा रिवीजन कंप्लीट हो गया। मैंने आपको ये लास्ट क्लास में कराया था और ये एंट्री लिखा दी थी आपको। फिर मैंने बताया था कि कभी कभी जो मेरा रुपया है वो कंपनी को नहीं भी मिलता है, तो नहीं मिलता है तो उस केस में हम लोग उसे कॉस्ट इन एरियर्स अकाउंट में डाल देते हैं। ऐसा यहाँ तक अपने लास्ट क्लास तक कर चुके हैं, इसलिए मैंने बहुत फास्ट करा दिया। अब स्लो चलेंगे और सम नंबर 1 आपके स्टडी मैट का। अच्छा याद रखना, आई सॉल्विंग नहीं करना है, लिख लिख के करना है, उसके सॉल्यूशन को नहीं देखना है, आपको और मेरे को साथ साथ करना है, ठीक है, कॉपी में करना है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। पीके लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ध्यान दो, यहां पर कंपनी 10 रुपए लेगी। कैसे लेगी वो बता रहा है। पेबल ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹4 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹4 ऑन कॉल, यानी 3 इंस्टॉलमेंट में कलेक्शन होगा। तो 10 रुपए का कलेक्शन है, ध्यान देना, 10 रुपए का कलेक्शन है जिसे कंपनी 3 इंस्टॉलमेंट में लेगी। पहले बोले कि भाई आप एप्लीकेशन ही लगाओ 2 रुपए देकर, फिर आपको 4 रुपए सेकेंड इंस्टॉलमेंट देने पड़ेंगे। जब आप मेंबर बन जाओगे तो एक इंस्टॉलमेंट आएगा जिसे ₹4 बोलेंगे, 4 रुपीज़ का लेंगे, और उसके बाद एक और हम मेंबर से कॉल मांगेंगे, वो भी 4 रुपीज़ का। तो 3 इंस्टॉलमेंट में ले रही है। फिर क्या है आपका, ऑल द शेयर्स आर सब्सक्राइब, मतलब बोल रहा है अच्छा बात है, गुड न्यूज़, ऑल द शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट्स ड्यूली रिसीव्ड, सभी ने दे दिया, कोई फेलियर नहीं है, कोई गंदा नहीं निकला, सब अच्छा निकला। पास जनरल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू दिस। चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। आप कैसे लिखोगे नोट में, तो आपके स्टडी मैट का पेज नंबर लिखोगे, पेज नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना। चैप्टर तो आपको पता ही है, तो आप कैसे बनाओगे वो मैं बता रहा हूं। मैं नहीं करूंगा तो आप करने वाले हो क्या, नहीं ना, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 5 बिल्कुल साफ सुथरा बनाना है। तो जर्नल का फॉर्मेट होगा, ठीक है, क्रेडिट, डेबिट, लेजर फॉलियो, डेट पर्टिकुलर्स।
तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट रेडी। यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल देंगे जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। राइट हियर डेबिट क्रेडिट, अपने करेंसी का सिंबल डालो और एंट्री आपको तो अच्छी तरीके से दिमाग में सेट हो गया। 10 रुपए का शेयर है, 2 ऑन एप्लीकेशन ले रहे हैं। जब एप्लीकेशन ले रहे हैं, डेट तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, देख लेना, डेट वाज नॉट गिवन, क्वेश्चन में डेट नहीं है, कहीं नहीं डेट मेंशन किया हुआ। सो डेट वाज नॉट गिवन, सो दैट मीन्स कि सीधी सी बात है, सबसे पहले आप क्या करोगे, तो सबसे पहले अपने एप्लीकेशन रिसीव करेंगे। 10 लाख शेयर्स के ऊपर 2 रुपया करके, 10 लाख शेयर्स के ऊपर 2 रुपया करके एप्लीकेशन लोगे तो टोटल 20 लाख आएंगे। अब एग्जाम में क्या 0-0 लिखने में बहुत मजा आने वाला है? बिल्कुल नहीं। तो आप ना यहाँ पर ये बात मेंशन कर दोगे रुपीज इन लैक्स, तो आपका टाइम बचेगा, ठीक है ना। 10 लाख इंटू 2 20 लाख, तो 20 लिखने से काम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, सो 10 लैक्स मल्टीप्लाइड बाई ₹2 करके आप लोगे तो दिस विल बी 20 लैक्स। भाई जीरो तो गायब हो गया ना, क्योंकि फिगर्स इन लैक्स है। एंड आप क्रेडिट किसको करोगे? अभी तक वो लोग हमारे शेयर होल्डर नहीं बने हैं, ये तो एप्लीकेशन मिलने के बाद, ऑफर मिलने के बाद वो BOD बोर्ड डिसाइड करेगी कि उन्हें शेयर होल्डर्स बनाया जाएगा या नहीं। तो आप लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यदि इक्विटी है तो, और कुछ नहीं है तो सिर्फ शेयर ही लिखना होगा। तो यहाँ पे इक्विटी वर्ड मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हो इक्विटी वर्ड आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आप टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमने एप्लीकेंट को अपना लायबिलिटीज बना लिया विथ 20 लैक्स। देखो नरेशन लिखना पड़ता है, बहुत शॉर्ट में लिखना है, याद रख लेना। नरेशन में एक बात याद रखना कि बोर्ड का डिसीजन कब लगता है और कब नहीं लगता है। तो बोलते हैं बोर्ड का डिसीजन रुपए रिसीव करते समय, एप्लीकेशन रिसीव करते समय नहीं लगता है, बट बोर्ड डिसीजन इज रिक्वायर्ड व्हाइल मेकिंग द अलॉटमेंट। इसीलिए यहाँ पे जब कभी भी रुपया का इनफ्लो हो तो आपको बोर्ड का डिसीजन नहीं चाहिए, और बाकी लगभग हर जगह चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंग वर्ड हटा भी सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन डालना है, बिंग का कोई मार्क्स नहीं है। एप्लीकेशन फॉर 10 लाख शेयर्स रिसीव्ड, एकदम शॉर्ट में, बहुत बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका पहला जर्नल एंट्रीज कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट व्हाट यू विल डू, इसके बाद आप क्या करोगे, तो बोलते हैं कि नेक्स्ट आप अलॉटमेंट करोगे। तो अलॉटमेंट करने का एंट्री कर दो। भाई बोर्ड ने तो किसी को कैंसिल किया ही नहीं, किसी को रिजेक्ट किया ही नहीं, फुल्ली सब्सक्राइब्ड हुआ, सबको शेयर्स दिया गया है। सो अब ये जो एप्लीकेंट्स बने हुए हैं ना, यहाँ पर जो आपको एप्लीकेंट्स दिखाई दे रहे हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अब ये लाइबिलिटीज को मुझे काटना है। अकाउंट्स में कट ऐसे नहीं कर सकते, कट करने के लिए आपको इसे डेबिट करके कट करेंगे। ये 2 का मतलब क्रेडिट होता है, तो इसे कट करने के लिए आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो अपने यहां पर क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। हमने जो लाइबिलिटीज बनाया है एप्लीकेंट्स लाइबिलिटी, वो कैंसिल 20 लाख से, and that had been converted, they become the member of the company because the share had been allotted। so इसलिए क्या हो जाएगा, अपने इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री भी 20 लाख से ही होगा, क्योंकि फुल अलॉटमेंट हुआ है, ना अंडर सब्सक्राइब्ड हुआ, ना ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ, किसी को रिफंड भी नहीं करना है। तो ये हमारा एंट्री हो गया। अभी यहाँ पर नरेशन में लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मेड, being allotment made या allotment made, allotment made to the applicants, to the applicants। तो यहां पर अपने allotment कर दिए applicants को, ये बात अपने बोल रहे हैं, being allotment made to the applicants।
तो दैट्स इट, यहाँ पर आपने अलॉटमेंट किया। ये हुआ आपका पहला इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड डिसीजन। अब दूसरा इंस्टॉलमेंट हम लोग मांगेंगे। अब वो लोग हमारे लिए मेंबर बन चुके हैं, तो जब भी मेंबर से मांगेंगे तो रीजन बताना होगा कि व्हाई वी आर डिमांडिंग दिस। तो वो हमारे मेंबर है और उन्होंने वादा किया था कि वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 40 का देंगे, उसके बाद वाला भी इंस्टॉलमेंट 40 का देंगे। तो मेंबर से जब हम रुपया डिमांड करते हैं, सो मेंबर हमारा डेटर बन जाएगा, हम उसे एसेट बनाएंगे। तो इस बार नाम खाली बदल जाएगा, इस बार आप उसे इक्विटी क्या नाम से पुकारोगे, बोलोगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करोगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आप डेबिट करोगे एंड दिस इज टू बी डन विथ 40 lakhs, क्योंकि 10 लाख शेयर्स है एंड आप 4 रुपए करके कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। 4 ऑन अलॉटमेंट है, बोला हुआ है यहाँ पर कि 4 रुपए अलॉटमेंट पे ले रहे हैं। सो 4 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, सो आप ये उसे 40 रुपीज से डेटर बनाओगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 40 एंड 2 क्या होगा आपका, आप डिमांड कर रहे हो तो क्या चीज के लिए मांगे हो वो बताओ सामने वाले को, अदरवाइज सामने वाला क्यों आपको देगा। सो बोलेंगे भाई साहब आप कंपनी के बने हो मेंबर, तो आपको देने पड़ेंगे ये कैपिटल के लिए। आपने वादा किया था पर शेयर 4 रुपए करके देंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट होगा 40 रुपीज। तो ये 40 lakhs हो गया हमारा टोटल। नरेशन में बात आपको मेंशन कर देनी पड़ेगी। अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू एट द रेट ऑफ 4 पर शेयर। तो यहां पर अपने मेंशन कर दिए कि अपने एक शेयर पे कितना लेंगे, ये बात मेंशन करके ये एंट्री कर रहे हैं। तो ये हो गया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब नेक्स्ट एंट्री फिर से आएंगे, अगला एंट्री क्या बनेगा, फॉर्मेट और ड्रॉ करना पड़ेगा, एंट्री और आएगा, इसलिए अभी आपको लाइन ड्रॉ करना बनता है। और क्रेडिट डेबिट जर्नल लेजर फॉलियो पर्टिकुलर्स। चलिए तो यहां पर अभी अपने लिखेंगे भाई किसी का फेलियर नहीं है, नोबडी फेल्ड टू पे द मनी। तो अपने क्या करेंगे, एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड। कितने से डेबिट करोगे, तो वही जितना ड्यू है उतना ही मिला है। 40 lakhs हमारा ड्यू था, 40 lakhs हैड बीन कलेक्टेड। अपने जिसको डेटर बनाए हैं उसे कैंसिल करेंगे। कौन है हमारा डेटर, हु इज माय डेटर, तो हम किस नाम से डेटर बनाए, देखो ठीक से। आपने डेटर यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को बनाया, तो कैंसिल भी उसे ही करेंगे। तो आप किसको क्रेडिट करेंगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40, ठीक है। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रियलाइज्ड, ठीक है। ये हो गया एंट्री अलॉटमेंट मनी रियलाइज होने का। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या चीज के लिए होगा, तो बोलते हैं नेक्स्ट एंट्री करेंगे अपने अलॉटमेंट मनी रियलाइज होने के बाद व्हाट यू विल डू, अगला इंस्टॉलमेंट फिर से ड्यू करोगे। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जब मांगोगे तो सामने वाले को फिर से क्या बनाओगे, अपना डेटर। इस बार सामने वाले को नाम अलग देंगे, तो इस बार बोलते हैं इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट। एंड हमने क्यों मांगा वो बात भी बताना पड़ेगा। तो भाई कैपिटल के लिए हमने मांगा है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री भी 40 लाख से ही होगा, क्योंकि हम कॉल में मतलब थर्ड इंस्टॉलमेंट भी 40 रुपीज का ही ले रहे हैं। नरेशन में ये बात आपको मेंशन करनी पड़ेगी कि बिंग कॉल मनी ड्यू एट द रेट ऑफ 40, बिंग कॉल मनी ड्यू एट द रेट ऑफ 40। तो 40 रुपए के करके आपका कॉल मनी ड्यू हो गया, किसी का फेलियर नहीं है। सो अब आप रियलाइज करने का एंट्री कर दो।
तो ये कॉल मनी मिल जाने का एंट्री क्या होगा, तो एंट्री होगा बैंक डेबिटेड 40 रुपीज़ से आप बैंक को डेबिट कर दीजिए और क्रेडिट करेंगे इक्विटी शेयर कॉल। क्योंकि आपका डेटर से कलेक्शन हो जाए तो आपके डेटर्स को डिक्रीज करना पड़ता है, तो यहाँ पे हमने डेटर्स को किया डिक्रीज और दिस इज टू बी डन विथ 40, तो 40 रुपए से मैंने ऐसा कर दिया। नरेशन में लिख देना होगा बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड। देखो नरेशन को कोशिश यही करना कि छोटा से छोटा लिखो, लेकिन एक चीज मैं इसमें स्किप किया, वो अभी फिर से बोल दूं। पहला जब रिसीव किया तो BRS मतलब बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर BRN नंबर नहीं चाहिए, लेकिन जब मैंने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट किया है तो वहां पर चाहिए अलॉटमेंट मेड टू द एप्लीकेंट्स एज पर, यहां पर एज पर बोर्ड्स रिजोल्यूशन नंबर। जब हमने अलॉटमेंट का रुपया मांगा तो ये कब मांगना है इसका भी डिसीजन बोर्ड लेता है, तो इसमें भी एज पर बोर्ड्स रिजोल्यूशन नंबर। लेकिन जब रिसीव हुआ तो इसके लिए डिसीजन नहीं चाहिए। फिर इक्विटी शेयर ये मांगे हम कॉल का रुपया, तो इसके लिए चाहिए एज पर बोर्ड्स रिजोल्यूशन नंबर। और जब अपने रिसीव किए इंस्टॉलमेंट फाइनल इंस्टॉलमेंट तो वहां पे बोर्ड्स का रेजोल्यूशन नंबर नहीं चाहिए। हो गया भाई ये। अब आपके स्टडी मैट में भी देख लीजिए, उन्होंने 1000 में फिगर को कन्वर्ट किया, हम लोगों ने लैक्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। और उन्होंने नरेशन थोड़ा बड़ा लिखा, हम लोग नरेशन को शॉर्ट करने की कोशिश की। एग्जाम में शॉर्ट करना है, उसके लिए मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, डोंट वरी, ठीक है। आप देख सकते हैं नोटिसेबल बात है, यहाँ पर बोर्ड्स रिजोल्यूशन नंबर है। जब अलॉटमेंट मनी मांगा जाएगा सेकेंड इंस्टॉलमेंट तो बोर्ड्स रिजोल्यूशन नंबर है, लेकिन जब रिसीव हुआ तो वहां पर नहीं है। फिर जब हमने क्या किया, थर्ड इंस्टॉलमेंट जब मांगा तो बोर्ड्स रिजोल्यूशन है। तो आपको मैंने बताया, देखो जब कैश रिसीव करो बोर्ड्स रिजोल्यूशन नहीं चाहिए, उसके अलावा लगभग 99% केसेस में बोर्ड्स रिजोल्यूशन चाहिए। 1% एक्सेप्शन होता है, वो टाइम आने पे बताएंगे। अब आपका है प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स दोनों जब इशू हो तो क्या है, क्या फर्क पड़ेगा। तो आप देखो ध्यान से, जब अपने शेयर इशू करते हैं तो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। बचपन से करते आए हैं, कोई नया बात मैं नहीं कर रहा हूं। ये आपका डिफरेंस वर्सेस मतलब क्या, किसके वर्सेस क्या कर रहे हो। तो यहां पर यदि इक्विटी शेयर है वर्सेस प्रेफरेंस शेयर्स, पहले डिफरेंस थोड़ा तो मालूम होना ही चाहिए कि दोनों के बीच में डिफरेंस है क्या। तो पहला चीज मैं बता दूं, जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स। सो यहां पे क्या लिखेंगे, कैन कास्ट वोट, डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। Can participate in management, भाई BOD में सेलेक्ट होके जा सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जनरली नॉट, डू नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। प्रेफरेंस डिविडेंड, जब डिविडेंड के ऊपर प्रायोरिटी दोनों का, इक्विटी शेयर होल्डर्स भी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव द प्रायोरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो यहां पे लिखेंगे डिविडेंड पेड आफ्टर पेमेंट to preference shareholders, dividend paid after payment to preference shareholders।
यहां पर क्या होगा, तीसरा नंबर पॉइंट, प्रेफरेंस शेयर्स हैव प्रायोरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड over equity shareholders. Preference shareholders have priority over equity shareholders. In case of liquidation भी जब कंपनी बंद हो जाती है और कैपिटल वापस किया जाता है तो वहां पर सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सेटल किया जाएगा। उसके बाद यदि रेसिडुअल इंटरेस्ट होता है तो आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो यहां पे लिखेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव रेसिडुअल इंटरेस्ट, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव residual interest in the net worth. इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे ब्याज नहीं है, मालिकाना का बात हो रहा है, हक का बात हो रहा है, राइट्स का बात हो रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव रेसिडुअल इंटरेस्ट इन नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी का जो नेटवर्थ बचेगा टुवर्ड्स एंड उसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स का रेसिडुअल इंटरेस्ट है। नंबर 4 इसमें इसका क्या है भाई, रेसिडुअल नहीं, इसका प्रायोरिटी है फॉर ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव प्रायोरिटी for over equity shareholders for repayment of capital. ठीक है, तो ये था डिफरेंस बिटवीन द इक्विटी शेयर्स एंड द प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ, जानना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछ ले कि क्या कभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी वोटिंग राइट्स मिल सकता है? तो आंसर है यस, मिल सकता है। इफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वर नॉट पेड द प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर द कंसेक्यूटिव 3 years, देन उस केस में उसे वोटिंग राइट्स आ जाता है। दे कैन टेक द डिसीजन, दे कैन कास्ट देयर वोट। तो वो एक्सेप्शनल केसेस होता है जहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन कास्ट देयर वोट। तो ये ध्यान रखिएगा कि उसके पास भी वोटिंग राइट्स आ सकता है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते समय वी शुड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द इक्विटी शेयर्स एंड द प्रेफरेंस शेयर्स। बस केवल एक ही चीज होता है, जहां जहां आप इक्विटी लिख रहे हो वहीं पर आप क्या करोगे, प्रेफरेंस लिखोगे, और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग, इशू ऑफ सिक्योरिटीज या शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो हेडिंग डाल दो, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, अदर देन कैश मतलब इस बार हम शेयर इशू तो कर रहे हैं बट कैश लेकर नहीं, अगेंस्ट सम एसेट्स लाइक लैंड लेकर कंपनी शेयर इशू कर रही है, या कोई प्लांट या टेक्नोलॉजी लेकर, नो हाउ को लेकर कंपनी क्या कर रही है, शेयर इशू कर रही है। तो बोलते हैं वैसे हालात में जब कंपनी शेयर्स इशू कर रही है अदर देन कैश, तो क्या होगा भाई, सीधी सी बात है कि इस बार इंस्टॉलमेंट सिस्टम तो होने से रहा, आपको जितना एसेट्स मिल रहा है वो आप उसे डेबिट कर दीजिए। तो एंट्री क्या होगा, मैं रूल लिख रहा हूं, तो व्हेन एसेट्स परचेज्ड, जब आप एसेट्स परचेज किए तो जन एंट्री क्या हो जाएगा, तो जन एंट्री होगा एसेट्स परचेज करने के लिए एसेट्स का जो कॉस्ट होगा या फेयर वैल्यू होगा
एसेट्स अकाउंट डेबिटेड। जैसे टाटा ने क्या किया था, बहुत सारा लैंड एक्वायर्ड किया था नैनो का, जो टाटा नैनो कार है उसके फैक्ट्री को इंस्टॉल करने के लिए बंगाल में, बट वो प्रोजेक्ट किसी तरीके से फेल हो गया। सो उसके लिए कोई इशू नहीं है। बात यहाँ पर हमें जो समझना है वो यही कि आपका अल्टीमेटली अगेंस्ट द एक्विजिशन ऑफ लैंड टाटा इशूड शेयर्स, ठीक है ना। तो फार्मर को उस कंपनी में हिस्सेदारी दिए, ठीक है ना। जो लोग कैश लिए वो कैश, जो अपना कैश नहीं लेना चाहते हैं तो उनके बदले में उन्हें लैंड दिया, लैंड के बदले में शेयर्स दिया गया, कंपनी में ओनरशिप दिया गया। तो एसेट्स अकाउंट डेबिटेड ये आपको एट कॉस्ट, ठीक है। एंड जिसने बेचा है उस वेंडर को अपना क्रेडिटर बनाओगे, वेंडर अकाउंट। अब जो भी वेंडर है, मतलब कि अल्टीमेटली सेलर अकाउंट, वेंडर का मतलब यहां पर किससे है, सेलर से। जो बेच रहा है, बेचने वाले को अपने वेंडर बोल रहे हैं। सो अपने लाइबिलिटीज बना लिए भाई वेंडर को कि मुझे एक्स अमाउंट देना है। अब लाइबिलिटीज को पे करने का तरीका क्या है, यू कैन पे द लाइबिलिटीज बाय इशू ऑफ, बाय मेकिंग कैश पेमेंट, या चेक से आप इशू करके कर सकते हो, और यू मे इशू शेयर्स। तो यहाँ पर अपने शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपने नंबर 2 क्या होगा, व्हेन शेयर्स इशूड, व्हेन शेयर्स इशूड in discharge of liability, in discharge of liability। अब लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज करने के लिए आपने शेयर इशू कर दिए, तो कंपनी पर्सपेक्टिव से क्या एंट्री होगा, वेंडर इज योर क्रेडिटर, तो आप वेंडर को क्या करोगे, कैंसिल करोगे। तो वेंडर अकाउंट डेबिटेड, वेंडर को आपने डेबिट कर दिया जितना में आपका एग्रीमेंट हुआ, जिस वैल्यू पर आप वेंडर को एग्री किए हैं उतना, और बदले में आपने क्या दिया, तो अगेंस्ट दिस यू हैड इशूड शेयर्स। तो आप क्या करेंगे, टू शेयर कैपिटल। अब इक्विटी हो तो इक्विटी, प्रेफरेंस हो तो प्रेफरेंस, आपको शेयर कैपिटल लिखना पड़ेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन के ऊपर सॉरी डिपेंड करेगा कि क्या बोला हुआ है। सो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये शेयर कैपिटल में हमेशा नॉमिनल वैल्यू जाता है, नॉमिनल वैल्यू। यदि शेयर जो है वो प्रीमियम पे इशू हो तो सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट डील्स विद द सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो कंपनी उस प्रीमियम को, कंपनी के लिए वो स्पेशल गेन है एंड दैट हैव स्पेशल यूसेज, और कंपनी उस स्पेशल यूसेज के लिए ही इसे यूज करेगी। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, तो शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाएगा, ठीक है ना। तो ओवर एंड ओवर, यहाँ पे कौन सा अमाउंट आता है, ओवर नॉमिनल वैल्यू, ओवर नॉमिनल वैल्यू। जो भी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू है शेयर्स का, उसके ऊपर वट एवर यू विल रियलाइज, वो आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। तो दीज आर द टू एंट्रीज, वेरी सिंपल। व्हेन एसेट्स परचेज, जब एसेट्स खरीदने का एंट्री कर देना, एंड वाइल डिस्चार्जिंग द लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज डिस्चार्ज करते समय आपको करना क्या है, तो बोलते हैं लाइबिलिटीज डिस्चार्ज करते समय वेंडर को आप शेयर्स इशू करके डिस्चार्ज कर दो, शेयर्स दे दो, हो गया, दैट्स इट। तो यहां पर प्रीमियम वाला भी बात हो गया, यस। आप यहाँ पे बुक में मार्क करिए सेक्शन 52, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं बात बोल रहा था कि सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 गिव्स द पर्पस फॉर विच the share premium account may be applied by the company। याद रखिएगा कि शेयर प्रीमियम सेक्शन 52 ने 5 पर्पस मेंशन किया हुआ है, उस 5 पर्पस के लिए ही सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज है, अदरवाइज आप और किसी पर्पस के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज नहीं कर सकते हैं। बोले वो 5 पर्पस क्या है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसका यूज सिर्फ यही नहीं, जब बोनस इशू करेंगे, ठीक है ना, वहां पे भी काम आएगा, और बहुत जगह पर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह कई जगह पर ये काम आता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको याद रहना चाहिए। तो पहला क्या है, टू राइट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, आप देख सकते हैं पहला होगा, अच्छा यहाँ पे दूसरा नंबर पर है, एक ही बात है। तो आप देख सकते हैं टू राइट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, प्रील एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। तो यहां पर अपने आगे बात करते हैं।
तो पहला जैसे कि राइट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है, मैंने वो बताया। दूसरा होता है फॉर इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। ध्यान रखिएगा, पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने के लिए नहीं, लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टू कन्वर्ट द टू इशू द फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स के लिए अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा वो है आपका यहाँ पर फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। और फिर क्या होता है, एक्सपेंसेस जब सिक्योरिटीज इशू की जाती है तो शेयर इशू एक्सपेंसेस एंड अपने जो भी खर्चा कमीशंस वगैरह देते हैं अंडरराइटर को शेयर इशू करते समय, दैट एक्सपेंसेस में बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट दिस सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो थर्ड नंबर पॉइंट है राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड और एनी ऑन एनी इशू ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। फिर क्या होता है, जब हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हैं एट दैट टाइम द प्रीमियम में बी पेड बाय द कंपनी। सो लिखा हुआ फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। एंड बाईबैक ऑफ इट्स ओन इक्विटी खरीदने के लिए भी सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज किया जा सकता है फॉर बाईबैक ऑफ इट्स ओन इक्विटी शेयर सेक्शन 68। तो सेक्शन 68 का प्रोविजन बाईबैक से रिलेटेड है, आप समझ ही गए होंगे। और ये 5 पर्पस आपको अच्छे से याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल सम्स में भी यूज होगा एट दैट सेम टाइम। यदि आप क्या कर रहे हो, आप यदि थ्योरी भी हो सकता है यहाँ से पूछे तो वहाँ के लिए भी ये एप्लीकेबल है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए अपने। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है स्टडी मैट का, चलिए फटाफट से पढ़ेंगे। सबसे पहले रीड करने का काम करो। ABN कंपनी दिखाई नहीं दे रहा, ABN कंपनी लिमिटेड, ठीक है ना, इशूड 5 करोड़ है ये, ठीक है ना, 5 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी 50 करोड़ का रुपी टर्म्स में 50 करोड़ रुपए का शेयर इश्यू हो रहा है एट ए प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर। 4 रुपए एक्स्ट्रा भी ले रहा है, यानी कि 10 रुपया नॉमिनल वैल्यू है, 4 रुपीज एक्स्ट्रा, यानी कि कंपनी इज डिमांडिंग हाउ मच 14 रुपए डिमांड कर रहा है। आगे क्या है, पेबल पर शेयर, पेबल ₹1 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 1 ही रुपया एप्लीकेशन के साथ ले रहा है, वो भी किसका 1 रुपया, प्रीमियम का लग रहा है ये, नहीं केवल 1 रुपया एप्लीकेशन पे ले रहा है, ठीक है भाई। एक रूल है आपको याद होगा, मैंने बताया था कि मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए, तो बोला गया था 5% ऑफ द इशू प्राइस होना चाहिए, ठीक है। ₹6 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम का कलेक्शन यहाँ हो रहा है, तो 14 रुपए को इंस्टॉलमेंट में बांटा। पहला जो इंस्टॉलमेंट है वो 1 रुपए का है, दूसरा इंस्टॉलमेंट जो है वो आपका कितना ले रहा है, 6 रुपीज ले रहा है, जिसमें प्रीमियम भी ले रहा है, यानी 2 रुपया कैपिटल ले रहा है, 4 रुपया प्रीमियम का ले रहा है। फिर बोल रहे हैं, आगे पढ़ते हैं, ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, 3 रुपया फर्स्ट कॉल में लेगा, यानी कि भाई और एक कॉल बनेगा यहाँ पर, 3 रुपया फर्स्ट कॉल और बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। बैलेंस कितना बचा आप कैलकुलेट करो ना एक बार, 1 कैपिटल देखना, +2 3 +3 6, तो बैलेंस बचा कितना बताओ। कैपिटल हमें 10 लेने हैं, प्रीमियम तो यहाँ कलेक्ट हो ही गया, तो प्रीमियम भूल जाओ अब, तो बैलेंस मेरे को लेने कितने हैं, 1 + 2 + 3 = 6 और टोटल 10 हमें लेने हैं, ठीक है ना। ऐसे तो इंक्लूडिंग प्रीमियम 14 लेना है, वैसे भी आप देख सकते हो कि इंक्लूडिंग प्रीमियम हमें 14 लेना है, जबकि मैंने कलेक्ट कर लिया 1 + 6 7 + 3 7 + 3 10, तो 14 - 10 = मुझे 4 रुपीज लेना है। या आप ऐसे देखो कि 1 कैपिटल यहाँ +2 कैपिटल यहाँ +3 कैपिटल यहाँ, सो टोटल हो गया 6 रुपीज कैपिटल कलेक्टेड विथ एप्लीकेशन, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट में 6 रुपीज कलेक्ट हो गया, तो बचा हुआ बैलेंस मुझे यहाँ पे कलेक्ट करना है 4 रुपया बैलेंसिंग फिगर। आगे लिखा हुआ है, the shares were all subscribed and all money due was received except the first call money on 1 lakh shares, यानी फेलियर आया, and the final call money on 1,50,000 शेयर्स, तो 1 लाख शेयर्स पर और 1.5 लाख शेयर्स पर मुझे कलेक्शन नहीं मिला है। गिव द कैश बुक एंड जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन,
हमें कैश बुक भी बनाना है और जर्नल एंट्रीज भी करना है। याद रखना, एग्जाम में एक बहुत ऑब्वियस सा मिस्टेक होता है, लोग क्या करते हैं जर्नल एंट्रीज में सारा एंट्रीज लिख देते हैं और फिर कैश बुक में भी लिखते हैं। बट अब याद रखना कि जो कैश बुक में एंट्री आएगा वो जर्नल में नहीं आएगा, जो जर्नल में आएगा वो कैश बुक में नहीं आएगा। रीजन क्या है भाई? रीजन बहुत सिंपल है, कैश बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल इज ऑल्सो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो जर्नल एंट्रीज किसी एक ही बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में आ सकता है, दोनों जगह नहीं आ सकता। इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने यहां पर फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर भी लिखना पड़ेगा। तो पेज नंबर है स्टडी मैट का, ये 5 था पहले, तो ये 6 होगा। तो पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 2, हेडिंग डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, और पेज नंबर 6। पहला आप कैश बुक का फॉर्मेट ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैश बुक का फॉर्मेट, दिस इज योर कैश बुक फॉर्मेट। लिखोगे कैश बुक, डेबिट क्रेडिट, जैसे यूजुअली होता है। ये डेट होता है, आपको पता है, डेट रहेगा तो डेट डालेंगे, इस क्वेश्चन में नहीं है, नहीं डालेंगे, बट फॉर्मेट वाइज मैं छोड़ रहा हूँ। डेट पर्टिकुलर्स ऐसे तो जर्नल फॉलियो, लेजर फॉलियो का भी कॉलम होता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। रुपीज़ है, ये भी रुपीज़ है, और यहाँ पर भी पर्टिकुलर्स। अच्छा, रुपीज़ इन करोड़ लेंगे, अपना काम आसान होगा। रुपीज़ इन करोड़्स। फिर आपको जर्नल का भी फॉर्मेट ड्रॉ करना है। क्रेडिट, डेबिट, लेजर फॉलियो, डेट पर्टिकुलर्स। तो यहां पर आप लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, ठीक है, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज इन करोर्स। ये बात मेंशन कर देंगे, ठीक है। चलो अब बच्चा लोग करना क्या है, आगे सम्स जर्नल एंट्रीज करना है। तो पहला ट्रांजैक्शन कैश बुक में लिखें या जर्नल एंट्रीज में लिखें, ये बात है। ये आपका पहला क्वेश्चन आ जाता है कि वेयर टू राइट फर्स्ट। तो पहले एप्लीकेशन मिलता है, सिंस उसमें बैंक इन्वॉल्व है, कैश इन्वॉल्व है, इसलिए वो कहाँ पर आएगा? कैश बुक में आएगा। तो आप कैश बुक में पहला एंट्री लिखोगे, वहां नहीं आएगा। यहाँ पे जो कैश बुक भी है वो बैंक कॉलम ओनली है, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो बैंक कॉलम। कैश बुक मतलब बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक डेबिट हो रहा है। एंड यहां पर आप क्या लिखोगे? टू, कौन सा शेयर है? इक्विटी है या प्रेफरेंस है? इक्विटी है, ठीक है ना। 5 करोड़ है और 1 रुपया करके लेंगे, तो आपका यहां पर हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अभी देखो लोग शेयर होल्डर बने नहीं है, तो अपने यहां पर उन्हें इक्विटी शेयर एप्लीकेंट के नाम से जानते हैं। जब हमें केवल जर्नल एंट्रीज करने आता था तो ये सारा चीज वहीं पे जर्नल एंट्रीज में लिख देते थे, बट दिस टाइम यू हैड बीन आस्क्ड टू पास जर्नल एंट्रीज अलोंग विथ व्हाट? अलोंग विथ आपका कैश बुक। तो दैट्स व्हाई ये कैश बुक में आएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 5 करोड़ शेयर्स है, 1 रुपया करके आप एप्लीकेशन पे ले रहे हो, सो अमाउंट विल बी 5 करोड़। एग्जाम में 00 लिखकर कोई मजा नहीं लेना है। ये हो गया पहला एंट्री। याद रखिएगा कैश बुक में भी नरेशन दिया जाता है। तो बीइंग अलॉट एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। छोटा सा आपको एक डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है बस। इसके बाद अलॉटमेंट होगा, किसी ने तो सबको अलॉटमेंट मिला है, तो अलॉटमेंट का एंट्री क्या होता है? जो एप्लीकेंट्स हैं उन्हें शेयर होल्डर बनाया जाता है, इसीलिए एंट्री होगा आपका
अलॉटमेंट करने का इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड विथ 5 करोड़ एंड क्रेडिट क्या होगा भाई, अब एप्लीकेंट्स बिकम्स द मेंबर and member contribution should be regarded as what? So member contribution should be regarded as the capital. So to equity share capital with 5 करोड़। नरेशन में बात मेंशन कर देना पड़ेगा कि अलॉटमेंट हुआ है कितने शेयर का, 5 करोड़ शेयर्स का। तो आप लिख देंगे 5 करोड़ शेयर्स allotted to the applicant as per board's resolution number। मेंशन करना पड़ेगा कि आपने जो ये किया वो बोर्ड्स का रजामंदी से हुआ है, ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। ये इसमें बोर्ड्स का रेजोल्यूशन लगता है तभी जाकर ये हुआ। अब आपको अलॉटमेंट मनी मांगना है, आपको पता ही है अलॉटमेंट मनी कितना है, आप देख सकते हो। तो अलॉटमेंट का रुपया 6 है, जिसका ब्रेकअप आपको भी पता है कि 6 में ब्रेकअप क्या है। 2 रुपीज इज यू आर आस्किंग फ्रॉम द मेंबर, 2 रुपीज फॉर द एप्लीकेशन and 4 rupees towards the 2 rupees for the capital and 4 rupees towards the premium। so 6 rupees जो आपने डिमांड किया, तो वो 6 rupees का आपको रीजन तो देना पड़ेगा ना कि why you are demanding 6। so वो 6 का आप यहाँ पर रीजन लिख रहे हो, जन एंट्री हो जाएगा। बैंक डिमांड करेंगे, पहले डेटर बनाएंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डेटर बना लिए विथ हाउ मच। तो 5 करोड़ शेयर है, ध्यान रखना 5 और 6 रुपीस करके डिमांड कर रहे हो। तो दिस इज टू बी डन विथ 30 करोड़। 30 करोड़ से ये एंट्री होगा। अब आप क्या चीज के लिए मांगे हो, सामने वाला को रीजन दो। तो सामने वाला को बताएंगे कि अपने इसमें कैपिटल के लिए कितना मांगे हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बताओ कैपिटल के लिए कितना है। तो 5 करोड़ शेयर्स पे 2 रुपया करके, यानी 10 रुपया इज द कैपिटल, 10 इज द कैपिटल अमाउंट। एंड ये भी बता दो कि सामने वाले से आपने प्रीमियम कितना मांगा है, जिसका यूज कंपनी एज पर सेक्शन 52 करेगी। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, कंपनी के लिए गेन है। तो ये कितने से होगी, 5 करोड़ शेयर्स पे 4 रुपीज के रेट से 20 करोड़ आपका प्रीमियम का अमाउंट आया। ये क्या हो गया, आप वहां पे मेंशन कर दोगे कि अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो नरेशन में होगा अलॉटमेंट मनी ड्यू एज पर बोर्ड्स रेजोल्यूशन नंबर। भाई कब लेना है ये डिसीजन कौन लेगा, हु विल डिसाइड दिस। तो बोलते हैं दिस इज टू बी डिसाइडेड बाय बोर्ड्स मेंबर। बोर्ड मेंबर ही डिसीजन लेते हैं कि अपने को ये रुपए सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब लेना है। तो यहाँ नोटिस गया, शेयर होल्डर्स को बोला गया, डियर शेयर होल्डर्स पे योर 30 करोड़ का इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। और आपको रीजन बताया जा रहा है कि 10 करोड़ इसमें कैपिटल है एंड 20 करोड़ इज द प्रीमियम का अमाउंट। अब शेयर होल्डर्स ने पैसे दे दिए, तो वो अब यहाँ जर्नल में नहीं आएगा, दैट विल कम वेयर, दैट विल कम इन द कैश बुक। तो कैश बुक में जर्नल एंट्री क्या होगा, टू बैंक अकाउंट डेबिटेड। तो बैंक के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एंड दिस इज विथ 30 करोड़। कोई भी फेलियर नहीं है इसलिए 30 करोड़ से हुआ। यहां पर आपको वही नरेशन लिखना पड़ेगा, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बट आप लिख दोगे, मतलब टाइम बचे तो आपके ऊपर है। मैं अब नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मेरा पर्पस था बताना कि हाँ ठीक है, यहाँ पर आपको नरेशन लिखना पड़ता है।
नेक्स्ट अब मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगला इंस्टॉलमेंट हम फिर से मांगेंगे जब भी ड्यू करेंगे, दैट विल बी, उसमें बोर्ड्स की डिसीजन चाहिए। तो तीसरा इंस्टॉलमेंट कितने का है आपको बोला गया, पढ़ लीजिए क्वेश्चन में, 3 रुपीज़ है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, 3 रुपया। ये हमने पिक्चर बना लिया, क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं है। 3 रुपया फर्स्ट कॉल का है और बैलेंस ऑन फाइनल कॉल है, और फर्स्ट कॉल पे ही फेलियर है, ठीक है ना, ध्यान रखना। फर्स्ट कॉल पे फेलियर है 1 लाख शेयर्स का, और फाइनल कॉल पे फेलियर है 1.5 लाख शेयर्स का। 1.5 लाख शेयर्स पे मुझे नहीं मिला, तो अपने 3 रुपया करके लेंगे। 5 करोड़ शेयर है, यानी 15 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। तो मांगने का एंट्री आपका जर्नल में आएगा। क्या नाम देंगे भाई, किससे मांग रहे हैं आप, तो इक्विटी शेयर, डेटर बनाएंगे शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड। आप इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को डेबिट करोगे विथ हाउ मच, तो बोलते हैं आप डेबिट करोगे 5 करोड़ शेयर्स है और मल्टीप्लाइड बाई ₹3, आप 3 रुपये करके मांग रहे हो, तो टोटल आप कितना डिमांड किए, 15 करोड़ डिमांड किया आपने। क्यों मांगा वो बताना पड़ेगा। दिस इंटायर 15 करोड़ इज टूवर्ड्स द कैपिटल, सो आप यहाँ पे लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कि जो भी मांगा गया है वो प्योरली कैपिटल के लिए है, एंड दिस इज टू बी विद द सेम अमाउंट 15 करोड़ से ये एंट्री होगी। नरेशन में आपको इस बार फिर मेंशन करना पड़ेगा कि बोर्ड से रेजोल्यूशन है, तो आप लिख सकते हैं थर्ड इंस्टॉलमेंट ड्यू, कॉल मनी ड्यू, थर्ड इंस्टॉलमेंट ड्यू एज पर बोर्ड्स रेजोल्यूशन नंबर, दैट्स इट। तो ये तीसरा इंस्टॉलमेंट ड्यू करने का हुआ। अपने को पता है कि 5 करोड़ में से 1 लाख शेयर होल्डर्स ने नहीं दिया, तो कितने जन दिए आप समझ रहे हो। 1 लाख शेयर्स पे 5 रुपए करके मुझे 3 रुपए करके नहीं मिला, यानी कि 3 लाख रुपए नहीं मिले। तो 15 करोड़ में मुझे 3 लाख नहीं मिला, यानी कि 14 करोड़ 97 लाख तो मिला। तो जो मिला वो कहाँ आएगा, तो कैश बुक में, क्योंकि वो कैश इन्वॉल्व है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, यहां पे लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ये होगा 14.97, 14 करोड़ 97 लाख, 14.97 करोड़। तो ये एंट्री हो गया आपका इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 14.97। एंड आप यहां पर जो आपको 3 लाख रुपए नहीं मिले, दैट विल बी डेबिटेड टू विच अकाउंट, उसे कॉल्स इन एरियस अकाउंट में डालेंगे। बताएंगे कि ये डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर है, ये मेरा डेटर तो है, शेयर होल्डर तो है, बट गंदा वाला है जो पैसा नहीं देता है। तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट करोगे कॉल्स इन एरियस को, सो बोलते हैं 0.03 से, क्योंकि फिगर्स इन करोड़ से, तो 0.03 का मतलब होता है 3 लाख, ठीक है ना, 3 लाख। और आप क्रेडिट किसको करोगे, तो अब आपने इसके पहले डेटर किसको बना रखा था, उसे कैंसिल कीजिए। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को आपने डेटर बनाया हुआ था, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, आपने डेटर को कैंसिल किया 0.03। बीइंग डिफॉल्ट मनी, डिफॉल्ट मतलब पेमेंट जो फेल हो गया, तो डिफॉल्ट पेमेंट ट्रांसफर टू स्पेशल अकाउंट, स्पेशल पर्पस अकाउंट। इसका भी एक पर्पस होता है। क्या होता है पर्पस भाई, इंटरेस्ट हम इनके ऊपर डिफॉल्टिंग के ऊपर चार्ज करते हैं। तो कॉल्स इन एरियस अकाउंट खोलने का पर्पस यही होता है कि जो फेलियर है उनसे अपने क्या करें, उनके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इसीलिए उन्हें अलग से दिखाओ ताकि वो नोटिसेबल हो जाए, इसलिए अपने कॉल्स इन एरियस अकाउंट को डेबिट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसके बाद अपने क्या करेंगे, तो फिर से अपने एक लास्ट इंस्टॉलमेंट है 4 रुपए करके मांगेंगे। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल
अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड एंड क्रेडिट किसको करेंगे आप, तो बोलते हैं आप क्रेडिट करोगे इक्विटी शेयर कैपिटल। आप जो मांग रहे हो वो क्या मांग रहे हो, आप क्या मांग रहे हो उससे, तो आप उसे डिमांड किए हो कैपिटल के लिए 4 रुपीज़ के रेट से, नंबर ऑफ शेयर्स 5 करोड़ से है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट 4 रुपए करके, बैलेंस जो बचा हुआ था वो लेना है, तो ये 20 करोड़ से एंट्री होगा विथ 20 करोड़। इसमें बोर्ड्स का रेजोल्यूशन लगेगा, फोर्थ इंस्टॉलमेंट ड्यू एज पर बोर्ड्स रेजोल्यूशन नंबर। मैं आपके समझने के लिए ऐसा लिख रहा हूं, मैं ऐसा लिख सकता था बिंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, वो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन मैं आपके लिए समझ रहा हूं कि ये एक इंस्टॉलमेंट है और शेयर होल्डर से मांगा जा रहा है। यदि आपसे कोई पूछा कि ये कौन सा अकाउंट है, तो आप बोल पाएंगे ये शेयर होल्डर्स अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, डेटर है, ये आप एसेट है, आप कुछ भी ऐसे बोल सकते हैं, तो समझेंगे तब ऐसा बोल पाएंगे, अदरवाइज तो एक एंट्री है ये। तो एंट्री रट्टा मारेंगे तो एंट्री है, समझ के करेंगे तो आपको फीलिंग आएगा अरे डेटा से मांग रहे हैं, मांगने रीजन तो बताना पड़ेगा ना कि क्यों मांग रहे हैं और क्या चीज़ के लिए मांग रहे हैं। अभी इनमें से अपने को पता है 1.5 लाख शेयर होल्डर्स ने डिफॉल्ट किया, तो 1.5 लाख के ऊपर मैंने 1.5 लाख के ऊपर 4 रुपए का डिफॉल्ट होगा, तो टोटल 6 लाख रुपया मुझे नहीं मिले, तो 20 करोड़ में से 6 लाख नहीं मिले, तो आपको मिले कितने, आप निकाल सकते हैं कि 19 करोड़ आपका 94 लाख रुपए मिले, ठीक है ना। तो आपको जो मिले वो तो कैश बुक में आएगा, वो जर्नल में नहीं आएगा। तो यहां पर आप लिखोगे टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, जो मिला वो आएगा 19.94, 6 लाख नहीं मिले, बाकी आपको मिले। जो नहीं मिला उसके लिए आपको डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स अकाउंट में डालना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एंट्री करना पड़ेगा, जर्नल में आएगा। उसके लिए जर्नल में क्या एंट्री आएगा, तो जर्नल में एंट्री और बढ़ेगा इसका, ठीक है। तो क्या एंट्री आने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। तो जन एंट्री होगा जो डिफॉल्ट किया उसे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में डालेंगे, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, ये कितने से हो जाएगा, तो अपने को पता है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1,50,000 शेयर होल्डर्स हैं जो मुझे 4 रुपए करके नहीं दिए, तो दिस इज इक्वल टू 0.06 एंड उन्हें नॉर्मल डेटर्स के कैटेगरी से निकालकर इस कैटेगरीज में डाल दिए, तो कॉल्स इन एरियर्स डेबिटेड, ठीक है, एंड क्रेडिट हो जाएगा आपका जो आप उन्हें नाम दिए थे इसके पहले, आपने उसे नाम दिया था इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, तो 0.06, 6 लाख रुपए, 0.06 करोड़। सो ये हो जाएगा आपका, इसमें नरेशन लिखना पड़ेगा, बिंग डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ट्रांसफर्ड टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, बिंग डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ट्रांसफर टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, तो अपने उसे कॉल्स इन एरियर्स में ट्रांसफर कर दिए। सो ये है आपका ओवरऑल पूरा जर्नल एंट्रीज भी हो गया, कैश बुक भी हो गया। यदि मैं डायरेक्टली से आपको करने देता तो मे भी हो सकता था रॉन्ग भी कर दें, क्यों, क्योंकि आपको ऐसा सब चीज़ का जर्नल एंट्रीज कर देने का ही हैबिट है कि हर चीज़ को जर्नल में ही लिख दो, कैश बुक वाला पार्ट भी जर्नल एंट्रीज में आप डाल देते तो वो गलत हो जाता। तो सम्स देख लीजिए, आपके स्टडी मैट में भी किया हुआ है, कैश बुक में कैश बुक अभी बैलेंस करना बाकी ही है अपना। इन्होंने फिगर्स लैक्स में लिया है, अपने फिगर्स इन करोड़्स लिए हैं और कम लिखना पड़ा, और आप लैक्स में भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं कॉल्स इन एरियर्स में ये लोग ट्रांसफ़र किए हैं, 3 लाख 6 लाख अपने 0.03 एंड 0.06 किए हैं। तो ये था सारा, इन्होंने नरेशन नहीं दिया कहीं पर भी, तो मैं एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट
करके पढ़ा नहीं पाता हूँ कि हाँ भाई आपको देख कर वो मार्क कर दूँ यही यही है। नहीं, जहाँ डिफरेंसेस होगा वहाँ फिर रीज़न ढूंढेंगे कि भाई हमारा और उनका आंसर क्यों डिफर कर गया। एग्जैक्टली देखकर और उन्हीं का कॉपी पेस्ट पॉसिबल नहीं है। जो राइट है वो मैं आपको वैसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये थ्योरी है, पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट ए डिस्काउंट। तो प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, तो डिस्काउंट पे अलाउड नहीं है, सेक्शन 53 इसके बारे में है। एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54 अ कंपनी शैल नॉट इशू शेयर्स एट ए डिस्काउंट, यानी स्पेशल कंडीशन है सेक्शन 54 में जहां पर इशू हो सकता है। एनी शेयर्स इशूड बाय कंपनी एट ए डिस्काउंट प्राइस शैल बी वॉइड, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, वॉइड हो जाएगा। वेयर ए कंपनी कंट्रीवेंस, जब कंपनी इस रूल को तोड़ेगी, द प्रोविजन ऑफ दिस ट्रांजेक्शन द कंपनी शैल बी पनिशेबल विथ फाइन which shall not be less than 1 lakh rupee but which may extend to 5 lakh rupee, and every officer मतलब कि BOD who is in default shall be punishable with imprisonment, जेल भी जाना पड़ेगी, जेल की भी हवा खानी पड़ जाएगी, for a term which may extend to 6 months, 6 महीने तक की सजा हो सकती है। तो इसमें दोनों ही है, कैश पेनल्टी भी है along with imprisonment है, with fine which shall not be less than 1 lakh rupees but which may extend to 5 lakh rupee, 1 लाख से 5 लाख तक का फाइन और 6 साल तक 6 महीने तक की सजा, 6 साल नहीं 6 मंथ्स तक का, पर ये है आपका इम्प्रिजनमेंट है डिफॉल्टिंग ऑफिसर यानी कि जो भी BOD है। सो दैट्स वाई यहाँ पर आप ये थ्योरी याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछेगा भाई डिस्काउंट पे तो इशू नहीं कर सकते बट अंडर विच सेक्शन अपने शेयर्स को इशू कर सकते हैं। तो सेक्शन 52, सेक्शन 54 स्पेशल कंडीशंस आर देयर जहां पर अपने डिवेंचर शेयर्स को इशू कर सकते हैं एट ए डिस्काउंट, अदरवाइज नहीं कर सकते। यदि कर दिया, वायोलेशन हो गया, तो फाइन पेनल्टी क्या है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ जी, यहाँ बड़ा सा मैं थोड़ा, कोई बड़ा वैसे कुछ नहीं होगा, पढ़ते हैं भाई, बड़ा कुछ नहीं है, करते चलेंगे, बहुत आसान लगेगा आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी लिमिटेड, थोड़ा और जूम कर दूं, हाँ जी, बी लिमिटेड इशूड 2000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10% पेबल एज फॉलोज। तो 100 रुपए का शेयर है, 10% प्रीमियम है, तो इशू प्राइस क्या होगा बता दो। तो बोलते हैं इशू प्राइस होगा 110, 10% प्रीमियम का 100 रुपीज इज द नॉमिनल वैल्यू, तो 110। अब 110 कलेक्ट कैसे करना है, ये आपका हमेशा फर्स्ट काम होना चाहिए, मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट तक हो सकता है। तो देखते हैं इसमें कितना है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में ऑन एप्लीकेशन 20, डेट भी दिया हुआ 1 अप्रैल 2014, अभी तक हम लोग डेट ढूंढ रहे थे, नहीं था, बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में डेट है। तो बोल रहा है कि 20 रुपीज हमें लेना है, वो भी 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1/4 डेट डाल दिया मैंने। फिर है नेक्स्ट आपको दिया हुआ ऑन अलॉटमेंट 40, अलॉटमेंट पे 40 रुपीज देना है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो इस बार आपको ध्यान दीजिए कि इसका डेट है 1 जून, तो ये हो गया 1/6, 1 जून को। थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं, यहाँ पर 110 कितना इंस्टॉलमेंट है, 4 है, 1 2 3 एंड 4। ये है 1 अप्रैल को जिसका अमाउंट है 20 रुपीज। ये है आपका 1 जून को जिसका अमाउंट में प्रीमियम इंक्लूडेड है और जिसका अमाउंट है 40, यानी कि यहाँ पर 30 + 10, 30 रुपीज कैपिटल का और 10 रुपीज प्रीमियम का। फिर बोल रहा आगे ऑन फर्स्ट कॉल 31 जुलाई, तो 1 जुलाई आ गया ये डेट, जिस पे अपने 1 जुलाई को थर्ड इंस्टॉलमेंट लेंगे जिसका अमाउंट बोला हुआ है, मेंशन किया हुआ है 30 रुपीज। फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 20 रुपीज का है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेट है 1 अगस्त, 1 अगस्त 18, और ये अमाउंट है 20 रुपीज का, 20 रुपए का, ठीक है।
तो यहाँ पर ये आप समझ गए, डेट वाइज बोला हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं। हमने तो जो पढ़ा वो प्लॉट कर दिया, ये सब हमने पढ़ लिया। फर्स्ट कॉल पे 30 और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 20, जो कि डेट भी दिया हुआ है 1 अगस्त 2014। फिर बोल रहे एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1800 शेयर्स, तो 1800 शेयर से ही एंट्री होगा, क्योंकि एप्लीकेशन जितना आया उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। एंड डायरेक्टर्स मेड अलॉटमेंट इन फुल, भाई 1800 से एप्लीकेंट्स को ही दे दिया। अब कोई इसमें नया बात नहीं है। 2000 आपने चाहा कि बेच ले मार्केट में आपका रिस्पांस कम आया और एज अ रिजल्ट 1800 शेयर ही पब्लिक में सब्सक्राइब्ड हुआ। आगे क्या बोल रहा है वो देख लीजिए। वन शेयर होल्डर्स टू होम 40 शेयर्स वर अलॉटेड पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज शेयर होल्डिंग्स। तो यहाँ पे बोल रहा है वन शेयर होल्डर्स होम 40 शेयर्स वर अलॉटेड पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज शेयर होल्डिंग्स विथ अलॉटमेंट मनी। ये लाइन का मतलब क्या है भाई? तो बोलते हैं एक ऐसा शेयर होल्डर है जो पहले ही एडवांस में रुपया पकड़ा दिया, उसको कितना शेयर्स दिया गया था? 40 शेयर्स दिया गया था, तो 40 शेयर्स दिया गया एंड पूरा का पूरा पेमेंट यानी यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस है, मतलब पहले ही आगे का इंस्टॉलमेंट मुझे वो पहले ही दे रहा है, ठीक है। एंड अनदर शेयर होल्डर didn't pay allotment and first call money on his 60 shares, but which he paid with final call. Interest should be receivable at 5% per annum on calls in arrears. 5% इंटरेस्ट चार्ज करना है and interest should be paid at 6% per annum on calls in advance as per article of association। यानी कंपनी का रूल बुक में लिखा हुआ है कि यदि कोई देरी करके पेमेंट देगा तो जितना डिले करेगा उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट लगा दो, और यदि कोई पहले ही दे दिया तो उसे इंटरेस्ट 6% के रेट से दे दो, ठीक है ना। 6% के रेट से पे करना है, तो इंटरेस्ट भी अपने को क्या करना है? सेटल करना है, ठीक है ना। यहाँ पर एक जन ने पहले ही दे दिया है और दूसरे ने क्या किया है, मुझे बेसिकली ड्यू किया और बाद में वो सेटल कर लिया। तो अच्छा सम्स है। अपने इसे जेनेंटिस करने बोला है कि क्या रिक्वायर्ड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड। आपको सबसे पहले इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है एंड रिसीव्ड ऑन कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियस रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अगस्त 2014। मतलब सिर्फ आपको बोल रहा है यही, जेनेंटिस नहीं पूछा, तो इसका मतलब हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियस पे निकालना है। तो बहुत ईजी है। आप ऐसे देखो, ये टाइमलाइन भी हो गया एक तरह से देखा जाए तो। दिस इज द टाइमलाइन, यहां से यहां तक एक टाइमलाइन है, ठीक है। तो इस टाइमलाइन पे कब क्या हुआ आप ऐसे देखो, जिसका फेलियर हुआ पहले वो देखो कितना उसे कब देना था। तो यहां पर अपने फिर से उस लाइन को पढ़ेंगे, कहां पर? डायरेक्टर्स आर, यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टर्स मेड अलॉटमेंट इन फुल। वन शेयर होल्डर्स टू होम 40 shares were allotted paid the entire balance on his shareholdings with allotment money। allotment money के साथ ही अपना पूरा वो दे दिया। इसका मतलब आप टाइमलाइन पे ड्रॉ करेंगे तो आप क्या पाएंगे, ये है अलॉटमेंट देने का डेट, और वो यहीं पर ये वाला रुपया, यहाँ वाला रुपया भी वो यहीं पे दे रहा है, और जो कॉल का रुपया है फाइनल कॉल का वो रुपया भी वो यहीं पे दे रहा है। तो ये डेट आपको पता है 1 जून है, तो 1 जुलाई वाला रुपया भी पहले दे दिया। तो 1 जुलाई वाला मतलब कि 1 महीना पहले दिया, तो इसलिए इसके ऊपर इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा 1 महीने का, और इसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा 2 महीने का, क्योंकि ये 2 महीना बाद मिलना था, कंपनी को पहले ही मिल गई। समझ में आ रहा है? ये एकदम इजी है। तो यहां पर अपने पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितना होगा? तो ऑन फर्स्ट कॉल कितना देना है हमें? तो वो 1 महीना पहले फर्स्ट कॉल दिया था ऑन फर्स्ट कॉल,
तो उसका फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है, वो पिक्चर देखो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट कॉल का अमाउंट 30 रुपीज़ है, ये फर्स्ट कॉल का अमाउंट ये है 30 रुपीज़, 30। तो 30 रुपीज़ के ऊपर अपने ये 30 रुपीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, तो 30 रुपीज़ एक महीना पहले मिल गया, यहाँ मिल गया, ठीक है ना। 30 रुपीज़ मुझे एक महीना पहले मिल गया, तो दैट्स वाई इस 30 रुपीज़ के ऊपर अपने इंटरेस्ट देंगे। अब उसका कितना शेयर्स था उसके ऊपर कैलकुलेट कर लो। ये तो एक शेयर पे है और सामने वाला के पास 40 शेयर्स था। 40 कैसे मालूम, यहाँ पे लिखा हुआ है 40 शेयर्स, देख सकते हैं 40 शेयर्स were allotted, paid the entire balance on his share holdings with allotment। तो 40 into 30 रुपीज़, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑन फर्स्ट कॉल पे क्या होगा, 40 into 30 रुपीज़ इंटू 6% के रेट से करना है, 6%, और कितना महीना पहले, तो एक महीना पहले 1/12। तो कैलकुलेटर चलाइए, आपका रिजल्ट आ जाएगा 4 3 जा 12। तो 4 3 जा 12 यानी कि 40 into 30 इज इक्वल टू 1200। 1200 के ऊपर अपने 6% निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू 72। 72 डिवाइडेड बाई 12, तो 6 रुपये, तो ये 6 आया। वैसे ही अब आपको ऑन फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल 40 शेयर्स पे कितना है वो निकालो। 40 शेयर्स, फाइनल कॉल का अमाउंट कितना रुपया करके, 20 रुपीज़ करके है, तो 20, 6% का रेट 2 महीने के लिए इस बार निकलेगा, 2/12। तो 800 के ऊपर 48 डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा 12, तो 8 रुपीज़ के ऊपर कितना आ रहा, 40 into 20 800। 800 के ऊपर अपने 6% यदि निकालेंगे तो 48 रुपीज़ आएगा। 48 डिवाइडेड बाई 6 करना है, तो 8 रुपया आना चाहिए, तो दिस इज 8। तो आपका टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया, यहाँ पर 6 हुआ और ये 8 हुआ, तो टोटल बिकम्स हाउ मच, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन calls in advance equals to 6 plus 8 is equals to rupees 14, 14 रुपए, ये देखिए 14 रुपीज, ठीक है। वैसे ही अब अपने को ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस निकला, तो अभी अपने को क्या निकालने पूछा है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। तो हेडिंग डालेंगे फिर से, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। तो सबसे पहले ऑन फर्स्ट कॉल फेल हुआ है, ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे, देख लीजिए फर्स्ट कॉल फेल हुआ है या दोनों कॉल फेल हुआ है या अलॉटमेंट फेल हुआ है, वो पढ़ लीजिए, उसके बाद डिसीजन लेंगे, नहीं तो गड़बड़ होने का चांस रहेगा। लिखा हुआ है एन अलॉटमेंट इज दिस, अनदर शेयर्स, यहाँ पे बोल रहा है अनदर शेयर्स, यहाँ पे अनदर शेयर्स holders didn't pay allotment and first call money on his 60 shares but which paid the final call, तो इंटरेस्ट शुड बी रिसीव्ड, यहाँ पे 5% का रेट है। तो यहाँ पर 60 शेयर्स है जिसके ऊपर मुझे अलॉटमेंट का रुपया नहीं मिला। अलॉटमेंट का रुपया नहीं मिला मतलब इसका कहानी उल्टा चल रहा है, ऐसे देखो इसका कहानी उल्टा चल रहा है। ये मुझे यहाँ पे देने का बात था इसका, इस जगह पर, ठीक है, बट ये चीज़ मुझे यहाँ पर दे रहा है, और जो फर्स्ट कॉल का रुपया देने का बात था उसको यहाँ देने का बात था, वो मुझे यहाँ दे रहा है। आप समझ रहे हो ना, ये डेस्टिनेशन है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर 1 मंथ का डिले है, यहाँ पे 2 महीने का डिले है, तो 2 मंथ्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, यहाँ पे 1 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे।
पिक्टोरियल फॉर्म में आपको दिख रहा है, तो अपने यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज करके कैलकुलेशन करके बैठा दो। तो यहाँ पर इंटरेस्ट जो चार्ज होगा 40 रुपीज़ के ऊपर होगा, तो 40 रुपीज़ पे आपका 2 महीने का डिले है, तो और नंबर ऑफ शेयर 60 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऑन allotment money due, on allotment money ड्यू। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू पे कितना है आप देख सकते हैं। अलॉटमेंट का रुपया कितना था 60 शेयर्स, एक शेयर्स पे उसे कितना रुपया देना था 40, तो मल्टीप्लाइड बाई ₹40 मल्टीप्लाइड बाई ₹40 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। इसके ऊपर 2 महीने का डिले हो गया, तो आप 2 महीने का कैलकुलेट करो, तो 60 इंटू 40 कितना हो गया 2400। 60 इंटू 40 इंटू 5%, 5% 120 रुपये आया, डिवाइडेड बाय आपका 12 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये 20 रुपये आ रहा है। ठीक है, 20 रुपीज़। उसके बाद ऑन फर्स्ट कॉल मनी, ऑन फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू जब हुआ तो उसके ऊपर कितना आएगा, तो ऑन फर्स्ट कॉल मनी ड्यू निकालेंगे अपने, तो फर्स्ट कॉल के ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर 60 है। फर्स्ट कॉल कितने का है वो आप देख लीजिए, आई थिंक 30 रुपीज़ करके फर्स्ट कॉल है, सो एट द रेट ऑफ 30, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% फॉर 1 मंथ, ये 1 महीने का होगा। तो कैलकुलेट करेंगे क्या आता है, कैलकुलेटर चलाएंगे तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 30, रिजल्ट आया 1800 मिलना चाहिए। इसके ऊपर 5% इंटरेस्ट आ गया 90 रुपीज़, डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 1 करेंगे, तो इसके ऊपर आ गया 7.5। तो टोटल आपका कितना हो गया आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर 20 रुपीज़ आपका ड्यू हो गया, यहाँ पर हो गया 7.5, सो टोटल हो गया 27.5। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर इज इक्वल टू रुपीज 27.5। 27.5 हो गया टोटल इंटरेस्ट। जो देख लीजिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर 27.5 ही है। तो ये था अपना, जितना पूछा उतना ही आंसर करना है, एक्स्ट्रा क्यों करना है। इस सम्स को अपने वैसे ही डील किए, जितना पूछा उतना हमने करा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे डेट का इंफॉर्मेशन इसीलिए दिया था क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस निकालना था। यदि अपने को डेट का इंफॉर्मेशन नहीं देता तो फिर अपने वो इंटरेस्ट वाला पार्ट सॉल्व कैसे करते हैं, समझ में आ रहा है बात। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, आज का ये लास्ट सम करेंगे अपने। क्या है ये, तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है अ लिमिटेड कंपनी was registered with a capital of 5 लाख। सो ये हो गया नॉमिनल कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल 5 लाख, इन शेयर्स ऑफ ₹100 इज, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 100 कर दो तो यू विल गेट द नंबर ऑफ शेयर्स। तो 5000 शेयर्स है और 100 करके एक शेयर है, तो 5 लाख हो गया। ठीक है, एंड इशूड 2000 सच शेयर्स, तो 5000 शेयर्स है। अगला उसमें से पूरे पैसे की जरूरत उसे नहीं है कंपनी को, सो कंपनी डिसाइडेड टू इशू ओनली 2000 सच शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर, 20 रुपया प्रीमियम पे इशू करेगी। ठीक है, पेबल ₹20 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 20 रुपया एप्लीकेशन पर, 50 रुपीज पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड 20 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल मेड 3 months लेटर। तो अपने ना हमेशा पिक्चर बनाएंगे, तो टोटल हमें कलेक्ट कितना करना है, वो 100 रुपीज़ नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम भी हमें कलेक्ट करना है। प्रीमियम 20 रुपये यानी 120 रुपये हमें कलेक्ट करना है, तो 120 लिख दो हमेशा। 120 हमें कलेक्ट कैसे करना है वो बना लो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 20 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, तो 20 रुपीज़ हो गया एप्लीकेशन पर, 50 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम,
सो यहाँ पर हो गया 30 + 20, 50 रुपये तो तभी बनेंगे ना जब उसमें 20 रुपये प्रीमियम का बोला हुआ, तो 30 रुपीज़ कैपिटल का है एंड इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड 20 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल, ये 20 रुपये फर्स्ट कॉल पे, ठीक है ना, फर्स्ट कॉल मेड। अब यहाँ पर ये नहीं बता रहा है कि आगे हम लोग क्या किए, फाइनल कॉल कितने का किए, कब किए, नहीं बोल। सो यहाँ पर अपने ये बात कर ली कि कैसे कैसे वो ले रहा है, ठीक है। लिखा हुआ है, आगे पढ़ रहा हूँ। All the money payable on application and allotment were duly received, but when the first call was made, one shareholder paid the entire balance on his holding of 30 shares, and another shareholders holding 100 shares failed to pay the first call money. यानी जब अपने फर्स्ट कॉल का रुपया ले रहे थे, एक शेयर होल्डर आया पूरा रुपया दे दिया, और एक शेयर होल्डर है जिसके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर 100 था, वो फेल कर गया। तो कहानी यहाँ पर बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक इंस्टॉलमेंट और कितने का होगा निकाल सकते हैं, बिकॉज टोटल मुझे कलेक्ट करना है 120 में 20 एप्लीकेशन पर हो गया, 50 अलॉटमेंट पर हो गया, तो 20 + 50 70 + 20 90, तो कितना होगा, ये बैलेंसिंग फिगर होगा 30। सो 30 रुपीज़ हमारा फाइनल कॉल है। मैंने लास्ट इंस्टॉलमेंट 30 रुपीज़ का होगा, ये बात यहाँ पर बोला हुआ है। नाउ अब अपने को यहाँ पर जनरेट करना है, तो हर सम्स तो मैं करके दिखाऊंगा तो टाइम जाएगा, इसलिए टाइम सेव भी करना है, इसलिए ये सम्स हम लोग वर्बल कर रहे हैं। आपके स्टडी मैट में आप सॉल्यूशन बाद में देखोगे। तो वर्बली में क्या होगा, मैं पहले एप्लीकेशन रिसीव करूँगा 20 रुपये का। तो 20 रुपये का एप्लीकेशन आप कितने शेयर्स पे करोगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मैं आपको बता दूँ कहाँ पर है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो हमें एप्लीकेशन 2000 अगला ऑफर किया 2000 शेयर्स, बट एप्लीकेशन कितने का आया वो हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो 2000 सच शेयर्स एट ए प्रीमियम दिस पेबल दिस ऑल द मनी पेबल दिस अलॉटमेंट वे ड्यूली रिसीव। अच्छा ठीक है, ऑल द यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि नंबर कितना है, इसका मतलब है पूरा ही हमें मिला है 2000 शेयर्स पर 20 रुपये करके। इसके पहले वाले शेयर्स में कमती था, तो 2000 शेयर्स पे मुझे 20 रुपीज़ करके मिला, तो 2000 × 20 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 40,000 रुपये हो जाएगा। तो पहला एंट्री होगा बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 40,000। अब कोई सम्स मैं यहाँ से दिखा दूंगा तो जल्दी होगा। बैंक डेबिटेड 40,000 टू शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी लिखना चाहिए यदि इक्विटी है तो, यहाँ पे क्वेश्चन में इक्विटी नहीं लिखा, इसलिए इन्होंने भी सही किया है, इक्विटी नहीं लिखा। यहाँ पर नेचर नहीं बताया, जैसे 5,000 इन शेयर्स, इक्विटी शेयर्स नहीं बोला, इसलिए अपने भी इक्विटी नहीं लिखेंगे, ठीक है, सही है। उसके बाद अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। जब ये अलॉटमेंट होगा तो उसका जन एंट्री क्या होगा, जब अलॉटमेंट होगा तो जन एंट्री करो। तो अलॉटमेंट करते समय क्या होगा, आप जितने एप्लीकेंट हैं उन्हें कैंसिल करके उन्हें मेंबर बना दीजिए। तो मेंबर बनाने का एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड, क्या होगा मेंबर बनाने का एंट्री, शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। इसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मांगे, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 50 रुपया मांगेंगे। 50 रुपया मांगेंगे तो सामने वाला को बताना पड़ेगा कि क्या चीज़ का मांग रहे हैं, तो कैपिटल का और प्रीमियम का मांग रहे हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, ठीक है ना, अमाउंट नहीं लिखा है इन्होंने, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 2000 × 5, ठीक है ना, 50, दैट इज 1 लाख रुपया लिखा है, यहाँ पे लिख दिया, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए। एंड टू शेयर कैपिटल 60,000 एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 40,000, अमाउंट का अलाइनमेंट गड़बड़ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अलॉटमेंट मनी ड्यू करने का। अलॉटमेंट कोई फेल किया है क्या, वो देखना पड़ेगा कि कोई अलॉटमेंट फेल किया तो 100 जिसके पास 100 शेयर है वो फेल किया है, 100 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, अलॉटमेंट फेल नहीं किया कोई, तो अलॉटमेंट कोई फेल नहीं किया है, ठीक है। तो अलॉटमेंट फेल नहीं किया तो सीधा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट डेटा से कलेक्शन का एंट्री कर दोगे, तो 1 लाख रुपए आपका मिलने का एंट्री हो गया, ठीक है, 1 लाख रुपए मिलने का एंट्री हो गया। फिर नेक्स्ट क्या चीज़ का होगा एंट्री, तो बोलते हैं जब आपका आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू करो तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका फर्स्ट कॉल मनी है जो कि 20 रुपीज़ करके आप मांगोगे, तो ये 20 रुपीज़ मांगने का एंट्री क्या हो जाएगा, इक्विटी मतलब शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 2000 × 20, तो ये 40,000 से एंट्री होगा। देख लीजिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड 40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000,
तो ये 40,000 अपने ड्यू करने का एंट्री कर लिए। रिसीव करते समय खेला होगा, एक ने नहीं दिया और एक ने दे दिया, तो आप देखो आपको टोटल 40,000 रुपये मिलने हैं, टोटल आपको 40,000 मिलने हैं माइनस जो नहीं दिया, तो वो 60 शेयर्स 100 शेयर्स है जो नहीं दिया, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा जो नहीं दिया, देखो ठीक से 100 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, तो 100 इंटू 20 नहीं मिला, यानी 2,000 रुपया नहीं मिला, तो 40,000 में से 2,000 नहीं मिला। लेकिन 60 शेयर्स ऐसा है जो मुझे ज्यादा दे दिया, देखो ठीक से क्या बोला हुआ है, ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन and allotment were duly received, but when the first call was made, one shareholder paid the entire balance on his holding of 30 shares. Entire money दे दिया, entire balance on his holding of 30 shares, तो entire balance का मतलब ये 30 रुपीज करके दे दिया 30 शेयर्स के ऊपर, तो मुझे 30 मल्टीप्लाइड बाई 30 900 रुपीज, तो आप समझिए कि 2,000 लेस हुआ, 900 ऐड हुआ, यानी कि आपका 2,000 लेस हुआ तो 38,900 बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। तो जो नहीं मिला उसे कॉल्स इन एरियर में डालेंगे, जो मिल गया वो आप बैंक अकाउंट में डेबिट करो, जो ज्यादा मिल गया वो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट करो। तो देखो ठीक से बैंक अकाउंट डेबिटेड 38,900 टू शेयर फर्स्ट कॉल, जो मुझे मिलना चाहिए था जितना मैंने डेटर बनाया था 38,000 से मैंने कैंसिल किया, एंड टू कॉल पेड इन एडवांस 900 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिला, जो मुझे नहीं मिला मैंने कॉल्स इन एरियर में डाल दिया, बस कॉल्स इन एरियर में मैंने डाल दिया। अब देखो होमवर्क भी एक बोलते हैं कि अच्छा तरीका क्या है पढ़ने का, केवल मैं बोलूं केवल मैं करूं तो मुझे तो आता है, एग्जाम मुझे नहीं देना है, मुझे जो बनना था वो मैं बना, अब आपको बनना है, तो दैट्स वाई इट्स फॉर यू। तो आपको करना क्या है, आपको अल्टीमेटली यहाँ पर होमवर्क करके आना है। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है अगले क्लास के लिए, और आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी ले लो, होमवर्क है अगले क्लास के लिए, ठीक है। ये दो सम्स ही मैं होमवर्क दे रहा हूँ, उसके बाद आगे देखेंगे अपने करेंगे। ये ध्यान रखिएगा ये दो सम्स जब मैं कराऊंगा तो वर्बल कराऊंगा, बाकी जब सम्स कुछ कुछ लिख के भी कराऊंगा, कुछ कुछ सम्स जो है वो ऐसे मैं जैसे अभी ये वाला किया वैसे करके निकालूंगा। 1.5 घंटे का सेशन ही रखना है, 1.5 आवर्स का क्लास रखना है अपने को, ताकि ओवर प्रेशराइज ना लगे, समझने में अच्छा लगे, बहुत ज़्यादा हेक्टिक ना लगे। सो मिलते हैं अगले क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।